इस वीक की करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम के लिए स्टडी फंडा के पेपर 1 के नोट्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आपको 5 बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और एक बुक जिसमें इकोनॉमिक्स, डिफेंस और एनवायरनमेंट तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपको एक ही बुक में देखने को मिलेंगे। इस साल हम लोगों ने डिफेंस पे स्पेशल फोकस किया है। रीजन क्या है कि लास्ट ईयर आपके ना आई थिंक 6-7 क्वेश्चन जो है डिफेंस से आए थे पर्टिकुलरली। और अगर आप लोग डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों को डिफेंस से रिलेटेड जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। ब्राजील के आइलैंड में हम लोगों को मिला है एक इग्नियस रॉक मिला है। ठीक है। और वो जो इग्नियस रॉक है ना कहीं वो टोटली जो है प्लास्टिक से बना हुआ है। और ये कौन से आइलैंड पे मिला है? ये मिला है टिंडेडे आइलैंड पे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन डायरेक्टली ये आ जाएगा, जो ये वाला आइलैंड है ये कौन से ओशन में लोकेटेड है? ऑप्शन हो गए अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशियन या साउथ चाइना सी ओशन। ऐसे करके ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। ओके। तो ट्रिनिडेड आइलैंड जो है अटलांटिक ओशन में है। और ये जो पत्थर है ये कहाँ पे मिला है? ये यहाँ पे मिला है। ये आइलैंड, ये पत्थर ऐसा दिखता है। ठीक है। और ये ग्रेव कंसर्न भी है कि कैसे प्लास्टिक जो है एनवायरमेंट को एनवायरमेंट में एंटर कर चुका है। ठीक है, इतने बड़े लेवल पे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आईएमएफ ने अप्रूव किया है 3 बिलियन का बेसिकली लोन अप्रूव किया है श्रीलंका के लिए। ओके। अब लेकिन कंडीशन क्या रखी है? आप लोगों को मालूम होगा कि आईएमएफ जो है ना कंडीशनल लोन देता है। यानी कि अगर आप लोगों को मालूम होगा इंडिया में 1991 में जब बीओपी क्राइसिस हुआ था और हम लोग आईएमएफ के पास गए थे पैसे मांगने के लिए, लोन लेने के लिए, तो उन्होंने भी कुछ कंडीशंस रखी थी, राइट? तो ऐसे ही श्रीलंका के लिए जो कंडीशन रखी है वो टैकलिंग करप्शन एक की कंडीशन। ओके। नाउ ये एक 2022 का क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विस का कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये जो प्रोविजन है ये लैंडिंग से रिलेटेड है। इनमें से कौन सी बॉडी से रिलेटेड है? इनका क्वेश्चन था। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आईएमएफ। तो आपसे ना एग्जाम में यूपीएससी ये एक्सपेक्ट नहीं करा कि आपको इसका जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वो मालूम हो, बट एटलीस्ट आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए किसके कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे ही अभी जो ये लोन दिया है ना आईएमएफ ने, ये कौन से उसके अंडर दिया है? नीचे पढ़ो। ये 3 बिलियन का लोन दिया है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो क्वेश्चन आ जाए कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था, तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एक्सटेंडेड फंड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है किसके कॉन्टेक्स्ट में, आईएमएफ हो जाए। ओके। और ये किस तरह का लोन है? ये है मीडियम टर्म। ठीक है। ये वाला लोन आईएमएफ उनको देता है जो जिनको मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हो। आगे बढ़े, चलो। अब थोड़ा आईएमएफ से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं थोड़ा स्टैटिक को डिस्कस करने में। आईएमएफ कब बना था? आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन देता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो, राइट? और ये कब बना था? जब वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, इसको वर्ल्ड बैंक के साथ जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी 1944 में उसके साथ ही बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वॉशिंगटन डीसी में। 190 प्लस कंट्रीज इसके मेंबर है। और ये किस लिए काम करता है? ये काम करता है ग्लोबल टू फोस्टर द ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। ठीक है। और सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इन सब में ये काम करता है। एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है? एक्सचेंज रेट को प्रमोट करना, करेंसी को, लिक्विड एसेट्स एसएचडीआर को, ठीक है, और इस तरह की चीजों को प्रमोट करना। नाउ इससे रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है जिसपे ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं ना कि डायरेक्टली पूछ लेंगे ये वाली रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ठीक है, कि ग्लोबल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन आए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन इश्यू करता है, तो आंसर हो जाएगा आरबीआई। इज दैट क्लियर गाइस? जो ग्लोबल की यानी कि पूरे संसार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो रिपोर्ट है वो तो आईएमएफ दे रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट दे रहा है आरबीआई। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सिंपल सा है, ये आपका 2015 का क्वेश्चन है सिविल सर्विस का। ओके। और सीए अगर ना इस तरह के क्वेश्चन सिविल्स में पूछे जा चुके हैं ना तो डिफेंस में भी इनके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है।
नेक्स्ट है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड और रीजनल दोनों के दोनों आईएमएफ देता है। आगे बढ़े, चलो। अब ना आईएमएफ आईएमएफ में बेसिकली रिसोर्स कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि तुम्हारा जो कोटा है ना आईएमएफ में एक कोटा है, तुम्हारा कोटा डिटरमाइन करता है तुम्हारे पावर को, ठीक है। ओके, यानी कि तुम्हारी वोटिंग की कितनी पावर होगी, कितनी पावर नहीं होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने आईएमएफ में कितने ज्यादा पैसे दे रखे हैं, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रखा है। यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो कोटाज आ रहे हैं ना, कोटाज आर ए की डिटर्मिनेंट ऑफ द वोटिंग पावर इन आईएमएफ डिसीजन। वोट कंप्राइजेस 1 वोट पर एचडीआर। क्या 1 वोट पर एचडीआर, इतना इतना वैल्यू। बस आप लोगों को इतना मालूम रखना है कि यहाँ पे जो वोटिंग पावर है ना वो सिमिलर नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पे जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा उसी के बेसिस पे है। ओके, और जो भी आईएमएफ की मेंबरशिप लेता है उसके लिए एक एचडीआर एलोकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एचडीआर। एचडीआर क्या होता है? एचडीआर कुछ नहीं है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि आईएमएफ ने बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना टोटल 5-6 करेंसीज है जिनके बेसिस पे ना एचडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट है वो रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किससे रिलेटेड है? आईएमएफ से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, या किससे रिलेटेड है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, आईएमएफ से रिलेटेड है। ओके, और जनरली एचडीआर क्या होता है ना, हर आईएमएफ जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हर एक कंट्रीज को, जो भी कंट्रीज जो है आईएमएफ का मेंबर होता है उसको एक कुछ एचडीआर प्रोपोर्शन में एलोकेट किया गया है। किस प्रोपोर्शन में एलोकेट किया गया है? जितना तुमने कंट्रीब्यूशन दिया होगा, जितना तुम्हारा शेयर है, ठीक है, जितना तुम्हारा आईएमएफ में शेयर है, उसके बेसिस पे तुमको एचडीआर एलोकेट किए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना तुम्हारा शेयर है उतने अमाउंट में तुमसे एचडीआर शेयर किए गए, और ये टोटल 5 करेंसी में होता है। देख लेना, इसमें डॉलर आई थिंक, यूरो है, रेनमी है, ठीक है, और एक युआन भी है, और एक आई थिंक पाउंड भी है, पाउंड स्टर्लिंग भी है, ऐसा ही कुछ। टोटल 4-5 करेंसी है, 1 2 3 4 5, 5 करेंसीज के बेसिस पे ये एचडीआर एलोकेट होता है, और सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो है डॉलर की, 42%। ओके, नाउ ये जो वर्ड है ना, सिर्फ आप लोगों को पता होने चाहिए कि एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, प्रीकॉशनरी लिक्विडिटी लाइन, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये वाला और ये वाला इस साल पूछा गया था, ये दो पूछे गए थे इस साल, ठीक है। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, ये क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाएगा, नंबर वो दे देंगे और पूछ रहे किसके कॉन्टेक्स्ट में। आगे, अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट आई है 2023 की। किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने ये लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि वाई द इंटरपोल नोटिस अगेंस्ट मेहुल चोक्सी was withdrawn, what charges he faces in India, is it necessary to know about all these detail? Not at all, बट इंटरपोल न्यूज में है तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं इंटरपोल से बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने में, प्लस में रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है वो भी देखते हैं। तो इंटरपोल क्या है? इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, पोल का मतलब है पुलिस, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस। इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1923 में इसको बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर लियोन में, फ्रांस में। इसमें 195 कंट्रीज के राउंड होगी, ठीक है। जो भी 195 कंट्रीज है ना, इन सब की जो पुलिस है, पुलिस फोर्सेज है, वो हेल्प करती है दूसरी कंट्रीज को। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, किसी ने इंडिया में कोई गुनाह किया और वो भाग गया दूसरी कंट्रीज में, तो इंडिया जो है इंटरपोल की हेल्प ले सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे एक बंदा है क्राइम करके इंडिया से भागा हुआ है, तो इंटरपोल ऑब्वियस सी बात है इसको ढूंढेगा, क्योंकि इंटरपोल में तो 195 मेंबर्स है, सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, फिर है। और इंडिया इसका मेंबर कब से है? 1956 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है मेंबर कंट्रीज के बीच में डाटा को शेयर करना और डाटा को एक्सेस करना, क्राइम्स और क्रिमिनल से रिलेटेड, ओके। और एक टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करना। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इंटरपोल जनरल सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे एक्टिविटीज, ये सब छोड़ो। इंडिया में मुझे ये बताओ, इंडिया में इसकी नोडल एजेंसी कौन है? इंटरपोल की इंडिया में नोडल एजेंसी, मतलब कि इंटरपोल के साथ कौन कोऑपरेट करता है इंडिया में, इन शॉर्ट, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब इंटरपोल जो है ना, कलर कोडेड, इंटरपोल कलर कोडेड नोटिस इन 4 लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड अरेबिक। नेक्स्ट, इंटरपोल के पास कोई लॉ इन्फोर्समेंट पावर नहीं है, सच एज अरेस्ट एंड ऑल दैट। ये बस कंट्रीज मतलब हेल्प करता है कंट्रीज की एक जगह से दूसरी जगह पे, कोई क्रिमिनल आ गया उसको पकड़ के वहां पे दे दिया एंड ऑल दैट। नाउ ये रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है? रेड कॉर्नर नोटिस देख लेते हैं। कोई भी क्रिमिनल या कोई सस्पेक्ट कभी कभी क्या होता है, दूसरी कंट्रीज में भाग जाता है, ताकि उसको वहां पे
जो प्रोसिक्यूशन है वो फेस ना करना पड़े, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू किया जा सकता है, जिसको रेड नोटिस भी बोलते हैं, जो पुलिस फोर्सेस को वो अलर्ट कर देता है अक्रॉस द वर्ल्ड कि ये इंसान जो है ना यहाँ से भागा हुआ है, ठीक है, और उसको इंटरनेशनली वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट है कि तमिलनाडु की जो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो टू कम अप इन रोड। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्ट आप लोगों से ये पूछा जाएगा जो थंतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, ये इनकी 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर इन केस आता है। ओके आगे बढ़े चलो। फर्स्ट राउंड ऑफ इंडियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल सीनियर ऑफिसर मीटिंग हेल्ड इन रियाद। रियाद में इनकी मीटिंग होती है। अब जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जीसीसी एक रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 6 अरब कंट्रीज है। कौन कौन सी? एक तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। ओके, आप लोगों को क्या ये कंट्रीज मालूम होनी चाहिए? बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, 6 की 6 मालूम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 20-25 तो है नहीं जो आप याद नहीं कर सकते। मैं हेडलाइंस उठाओ, बहरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। इजी है। कब बनाया गया था इसको? 1981 में बनाया गया था। एम क्या है इसका? एम है बेसिकली कोऑपरेशन को प्रमोट करना और इंटीग्रेशन को प्रमोट करना अमंग द मेंबर कंट्रीज। और इसका मेन अब वही मतलब एम वगैरह जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव वो काफी सिंपल होते हैं, उसमें कुछ इश्यूज नहीं होता। इसमें ना जो बॉडीज होती है इसमें मेन जो याद करने का होता है ना, एक तो होता है मेंबर कंट्रीज, एक होता है ईयर ऑफ फॉर्मेशन मेंबर कंट्रीज। और अगर इंडिया, और क्या पता होना चाहिए, वेदर इंडिया इज ए मेंबर और नॉट, इंडिया इज नॉट ए मेंबर, और क्या पता होना चाहिए, और इसमें पता होना चाहिए अगर इंडिया मेंबर है, तो इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, ठीक है। आपको ये सारी चीजें किसी भी पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल वाले मेंबर्स देख सकते हैं आप लोग। सऊदी अरेबिया, ठीक है, ओके, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत। 1 2 3 4 5 6 दिखी है सारी की सारी पर्शियन गल्फ के अराउंड। ओके, ये रहा रेड सी, यहाँ पे कौन से वो गल्फ ऑफ कौन सा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा यहाँ पे, ठीक है, गल्फ ऑफ कौन सा यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। राजस्थान का एक राइट टू हेल्थ एक्ट आया था जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जो कि मतलब बाकी अदर स्टेट्स के लिए भी एग्जांपल बन सकता है अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो, मतलब कि सिमिलर कानून बना के इम्प्लीमेंट करना चाहे तो, क्योंकि हेल्थ क्या है, हेल्थ कौन सा सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ के। अब इस कानून के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें थी, इसमें ये बोला गया था अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो चाहे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाए चाहे पब्लिक में, वहां पे पैसा नहीं मांगा जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी इसको, आपके इलाज को, ठीक है, सबसे पहले आप ट्रीटमेंट पे फोकस कीजिए। अगर पैसा बाद में लिया जाएगा, पैसे स्टार्टिंग में वो नहीं होना चाहिए क्राइटेरिया। और इन केस वो बंदा पैसा नहीं दे पाता है तो गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है, कौन वो पैसा देगी? गवर्नमेंट पैसा देगी। प्लस में जो भी हॉस्पिटल इस कानून का पालन नहीं करेंगे उन पे क्या होगा? उन पे कार्रवाई होगी, ठीक है। तो इसी कॉन्टेस्ट में यहाँ के जो डॉक्टर्स थे ना राजस्थान के, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ज्यादा ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ये पढ़ सकते हो आप लोग कि राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया रिसेंटली, और ये ऐसा पहला स्टेट बन गया जो ऐसा कानून लेके आया है। तो सिमिलर लेवल का एक रूल ना दिल्ली में भी था, दिल्ली में भी ये था हॉस्पिटल्स में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे लेके आया जाता है हॉस्पिटल में, सबसे पहले इलाज को मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रीटमेंट को। इन केस वो बंदा बाद में पैसे नहीं दे पाता तो दिल्ली गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। अब इस बिल में क्या क्या चीजें थी, वी हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है, कि वही कि बिना प्रीपेमेंट के प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी केयर में वो किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़े चलो। बैकग्राउंड रेडिएशन हाई इन केरला बट नो रिस्क से स्टडी। आप लोगों को मालूम होगा केरला में जो है ना, केरला में जो है मोनाजाइट सैंड है। केरला में क्या है? मोनाजाइट सैंड है, ओके। तो यहाँ पे जो रेडिएशन वगैरह ना काफी हाई है एज ऑफ नाउ, लेकिन स्टडीज ये बोलते हैं सच कोई रिस्क नहीं है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं यूरेनियम के बारे में। सबसे ज्यादा जो यूरेनियम है उसके लार्जेस्ट रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का वो भी आंध्र प्रदेश ही है। झारखंड में सिंगबम, हजारीबाग यहाँ पे, राजस्थान में कॉपर माइंस में, महाराष्ट्र में भंडारा, और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, ये जगह पे मिलता है। नाउ जितने भी यूरेनियम आइसोटोप्स है ना सारे के सारे रेडियो एक्टिव है और फिजनेबल है, ओके। और जो लार्जेस्ट सोर्स है यूरेनियम का वो क्या है? मोनाजाइट सैंड, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है? मालाबार कोस्ट में, केरला में। मोनाजाइट सैंड सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? मालाबार कोस्ट में। दैट्स वाई यहाँ पे जो रेडिएशन है वो हाई है केरला में, ओके। यही यही वाली न्यूज है।
मोस्टली ये कहाँ पे पाया जाता है? मोस्टली धारवाड़ रॉक में। देखो यहाँ से ही पढ़ सकते हो। इन साउदर्न इंडिया वोल्केनिक रॉक हैज हायर लेवल ऑफ रेडिएशन फ्रॉम यूरेनियम डिपॉजिट। ओके, चलो। अब थोरियम कहाँ पे मिलता है? दो रेडियो एक्टिव में आपके जो एटॉमिक मटेरियल है वो यूरेनियम है और थोरियम है। वर्ल्ड का जो रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट्स है वो आपका पालाकड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, केरला के बताया था मैंने। और आंध्र प्रदेश के पास हाईएस्ट रिजर्व है। बाकी उड़ीसा हो गया। जितने भी ये है थोरियम के आइसोटोप्स है वो सारे के सारे अनस्टेबल है। ओके। थोरियम 232 जो है मोस्ट रिडंडेंट है, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हमें। आई थिंक हम डायरेक्टली जो यूज करते हैं ना वो 235 या 238, आई एम नॉट श्योर, इसको मैं थोड़ा कंफर्म करके बताऊंगा। ओके। ये टेक्निकल डिटेल में नहीं जाने का, बस इतना समझ लो। इंडिया में ना थोरियम 232 मिलता है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम थोरियम को जो है ना इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से। ओके। और ये कहाँ पे मिलता है? ये मोनाजाइट, लिमेनाइट, थोरियनाइट, इन सारी सैंड्स वगैरह मिलता है। थोरियम जो है ना अर्थ की क्रस्ट में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ की क्रस्ट में यूरेनियम ज्यादा है या थोरियम, तो आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम ज्यादा है। ओके। यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो थोरियम है 3-4 टाइम्स मोर एबिडेंट है देन यूरेनियम इन द क्रस्ट। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा माना जा रहा है कि 3 लाख टन मतलब इनके पास क्या है? रिजर्व्स है, वर्ल्ड की रिजर्व्स है। ओके। सुप्रीम कोर्ट गिव स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड हाई कोर्ट 3 मंथ टू सेटअप ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज और हाई कोर्ट को 3 महीने दिए आरटीआई पोर्टल को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब आरटीआई को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ये कब इनेक्ट किया गया था? 15 जून 2005 को। डायरेक्ट डेट आप लोग को याद रखनी है, सिर्फ 2005 एटलीस्ट ईयर याद रखो। बाद में इसको फर्दर अमेंड किया गया 2019 में। ये जो लॉ है ना ये सिटीजन्स को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्टेट में पुल बन रहा है, तुमको जानना है इस पुल में कितना पैसा लगा, कितना नहीं, कैसे बन रहा है, तो सारी चीजें तुम आरटीआई के थ्रू ले सकते हो। ओके। तो ये बेसिकली it dictate the government to provide a timely response to the citizen who seeks it। एक टाइमली विद इन ए टाइम फ्रेम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है गवर्नमेंट को इस एक्ट के अंडर। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिटीजन को एम्पावर करना, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, करप्शन को खत्म करना और लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंक्रीज करना। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन है आरटीआई के। सबसे पहला है सेक्शन 2F। इसमें दिया गया है मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इज कंसिडर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी मटेरियल किसी फॉर्म में काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेक्शन 2H है जो कि पब्लिक अथॉरिटी को एक्सप्लेन करता है। हमारा जो आरटीआई है ना, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से। तो कभी कभी ना ये डिबेट आ जाती है कि कौन सा ऑफिस पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो हमारे इसमें एक्ट में तो ये लिखा गया था कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया या किसी कानून के द्वारा बनाया गया है वो पब्लिक अथॉरिटी में आएगा। लेकिन फिर भी इसकी टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन देता रहता है कि ये पर्टिकुलर चीज पब्लिक अथॉरिटी में आएगी या नहीं आएगी। तो उस सेंस में तो एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड इज रेफर्ड टू एज पब्लिक अथॉरिटी। सेक्शन 4 क्या है? इसमें जो है सुयो मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी नॉट इम्पोर्टेंट। सेक्शन 8 के अंडर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है, अगर आप लोग मांगते हो ना तो इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वो आपको देने से मना कर सकते हैं। ओके। जैसे किसी ने वो नहीं किया था प्राइम मिनिस्टर की, आई थिंक मार्कशीट के लिए आरटीआई डाली थी, तो उसको सेक्शन 8 का यूज करके उस इंफॉर्मेशन को दिया नहीं गया सिक्योरिटी कंसर्न बोल के। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। तो ये क्या होता है ना, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि आपके यहाँ पे सड़क बनी हुई है, ठीक है, अच्छी अच्छी खासी सड़क थी। तो थोड़े टाइम बाद पता नहीं उनको लाइंस वगैरह बिछानी थी या कुछ भी था, लोग आते वो आते हैं एमसीडी वाले और इसको तो सड़क को तोड़ फोड़ देते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा आपके जो घरों के पाइप है, पाइप गए हुए हैं, ठीक है, या कोई फाइबर केबल गई हुई है, उसमें बीच में कटवट आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें काफी नॉर्मल है इंडिया में। तो इससे ना अभी एक मिनिस्ट्री का डाटा आया था, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे यहाँ पे ना 3,000 करोड़ हर साल का नुकसान हो जाता है सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो अभी कॉल बिफोर यू डिग में क्या है ना कि तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। देखो, कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप्लीकेशन एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, जो कि प्रिवेंट करता है जो डैमेज ना हो उसके जो अंडरलाइंग एसेट है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स हो, केबल्स हो गई, पाइप्स वगैरह हो गए, इनका जो है जो अंडरलाइंग एसेट्स है इनका डैमेज ना हो सके। ओके। और इसकी वजह से ही हमें 3,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा था, ये पीआईबी के अकॉर्डिंग। नाउ अब इससे ऑब्वियसली बात है इस लॉस को बचाया जा सकता है। अब ये काम कैसे करेगी?
जो ये कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है वो कनेक्ट करेगी एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो उसको वहां पे खोदने जा रहा है, प्लस में जो एसेट ओनर है, उसके जो एसेट ओनर है, ठीक है, एसएमएस ईमेल के थ्रू, ठीक है। बाद में एक प्रॉपर तरीके से वहां पे चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि डैमेज को प्रिवेंट किया जा सके, मैक्सिमम डैमेज को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, ये हम लोग हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने एक इनोग्रेट किया है न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया। तो बस इतना समझ लो, जो आईटीयू है ना 1865 में बना था, इसका मेन काम क्या है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना कम्युनिकेशन नेटवर्क में। हेडक्वार्टर जेनेवा में, मेंबर 193 है, इंडिया मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है। और 2019 से लेकर 2022 तक इंडिया 4 साल के लिए इसका मेंबर बना था, इलेक्ट हुआ था, ठीक है। और इंडिया मेंबर है 1952 से। दैट्स ऑल। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो न्यूज में थी। पार्किंसन डिजीज क्या है, ये एक क्रोनिक और प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि तुम्हारे अफेक्ट द मोटर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। बस इतना समझ लो, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, आपके दिमाग से रिलेटेड कुछ, ठीक है। पार्किंसन डिजीज एक होता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फिजिकल पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन समवन यूजली एज ए मीन ऑफ डिसिप्लिन और करेक्शन, ठीक है। मतलब कि आप लोग ऐसे समझ लो कि जैसे तुम क्रिकेटर हो, ठीक है, तुमको ग्राउंड में पहुंचना है एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन तुम उस टाइम पे नहीं पहुंचते, तो कोच तुमको वो देता है पनिशमेंट। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरल पनिशमेंट में आ जाएगा, ठीक है, कि तुम्हें डिसिप्लिन या करेक्ट करने के लिए काइंड ऑफ तुम पे कुछ पनिशमेंट दी जा रही है। ओके, चलो। फिश प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं 162.48 लाख टन इन 2021-22। तो हम लोग डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई, 2020 में। एम क्या था, फिश प्रोडक्शन को एनहेंस करना, फिशरीज की सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना। इसका टारगेट क्या था, स्कीम का जो टारगेट था वो था कि फिश प्रोडक्शन को हम 220 लाख टन 2024-25 तक इसको बढ़ाए, और जो डबल फिश एंड फिशर्स इनकम बाय 2024, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट थे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। आई होप आप लोगों को मालूम होगा सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर्ड क्या होते हैं। सेक्टर में सारा का सारा पैसा सेंटर देती है, स्पॉन्सर्ड में आधा स्टेट आधा सेंटर। ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन कैसे आएगा सर, आपके जो सीएपीएफ का पैटर्न है ना, अकॉर्डिंग टू दैट डेट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। और ये जो मिनिस्ट्री है ये कौन से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, दैट्स ऑल। आगे बढ़े, चलो। सुप्रीम कोर्ट टू हियर बैच ऑफ पेटिशन पर्टेनिंग टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। ये मैरिटल रेप आई होप आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है, कि आफ्टर मैरिज जो है एक जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको जबरदस्ती करना, ठीक है। इवन इफ जो वो है लेडीज है वो एग्री नहीं करिए, बट फिर भी उस सेंस में ना, जो पेटिशन है, जो पेटिशन चैलेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ मैरिटल रेप, ठीक है। एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी ये बोलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट जो कि ए मैन विद हिज वाइफ, मतलब कि एक आदमी अपनी औरत के साथ करता है, हु इज नॉट ए माइनर, जो माइनर नहीं है, यानी कि 18 साल से नीचे नहीं है, वो रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि शादी के बाद इवन इफ ए फोर्सफुल जो इंटरकोर्स है उसको आप लोग रेप कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन अभी जो वो चल के आ रहा है मैरिटल रेप का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे कंसेंट जरूरी है, ठीक है, इवन आफ्टर मैरिज, इवन आफ्टर मैरिज। ओके, चलो। राहुल गांधी टू बी इन सूरत ऑन अप्रैल 3 टू फाइल अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इन डिफेमेशन केस। जो डिस्क्वालिफिकेशन एमपी का आप लोगों को मालूम होगा, जो ये चला हुआ सीन, ठीक है। इसमें अभी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है, वैसे डिस्क्वालिफिकेशन पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ पेपर 2 से रिलेटेड, लेकिन अभी ये देख लो कुछ सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे कुछ ऑफेंसेस मेंशन्ड है। जैसे सेक्शन 153 है, अगर तुम दो ग्रुप के बीच में एनिमिटी को प्रमोट कर रहे हो रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज के बेसिस पे, तो तुमको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रिश्वत लेते पकड़े गए, डिस्क्वालीफाई। या ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनेशन एट एन इलेक्शन एंड ए फ्यू अदर, ठीक है। सेक्शन 83 ऑफ ये 2 साल से ज्यादा की सजा है तो, ठीक है, सेंटेंस, तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो याद रखना वो याद रखना, सेक्शन 8 कौन सा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51, इट्स 51 नॉट 50, ठीक है। यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देगा 1950 बोल के, नहीं, 1951 सेक्शन 8 अंडर सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी एमपी को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है, चलो।
भूटान को जो है लिस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस मिला हुआ था, अब भूटान वहां से निकल चुका है। ओके, अब यूनाइटेड नेशन ने 3 क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कोई भी कंट्री को हम लिस्ट डेवलप्ड कंट्री कब डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहला तो क्या है कि उसकी जो ग्रोस नेशनल इनकम है वो 1230 यूएसडी डॉलर से नीचे होनी चाहिए, जो 3 साल का एवरेज है। इट मस्ट परफॉर्म, मतलब कि जो कंपोजिट ह्यूमन एसेट इंडेक्स होते हैं ना, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, वहाँ पे पुअरली परफॉर्म करना चाहिए। प्लस में कंट्री डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, सच एज बीइंग प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, पोजेसिंग स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, इस तरह की चीजें। ठीक है, कि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर काफी जल्दी आ सकते हैं, काफी जल्दी नहीं। तो जो कंसेप्ट है ना लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1960s में, और ऑफिशियली इसको कोडिफाइड किया गया था यूएन रेजोल्यूशन 2768, जो कि 1971 में पास किया गया। करंटली यहाँ पे 46 कंट्रीज है जो कि क्वालिफाई करती है एज ए लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, और इनको रिव्यू किया जाता है 3 साल के बेसिस पे। अब ऑफ दोज जो 33 है, मतलब कि सबसे ज्यादा लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आपको कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी? अफ्रीका में। उसके बाद 9 है हमारी एशिया में, 3 है पैसिफिक में, और 1 है हमारी कैरेबियन में। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत डाटा याद रह जाएगा कि सबसे मैक्सिमम, बस ट्रेंड याद रखो कि सबसे मैक्सिमम जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना बॉस, वो आपको अफ्रीका में मिलेगी, फिर एशिया में, फिर पैसिफिक में, फिर कैरेबियन में। चलो, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है डीजी क्लेम फॉर क्लेम डिसबर्सल थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। ठीक है, आपको अगर क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल को क्लेम करना तो उसके लिए डीजी क्लेम। सिर्फ आपको ये याद रखना कि डीजी क्लेम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ले रहे? चलो, अब एक स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में। इसका काम क्या था? इंश्योरेंस कवरेज को प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल सपोर्ट देना फार्मर्स को जब उनकी क्रॉप फेलियर हो जाए ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट अटैक या कोई पर्टिकुलर डिजीज की वजह से। पेंसिल पोर्टल क्या है? पेंसिल पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वॉल्व करता है सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज और जनरल पब्लिक को। किस चीज के लिए? टू अचीव द टारगेट ऑफ चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी। मतलब कि जो चाइल्ड लेबर है ना, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जो मिठाई मिष्ठान भंडार वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो छोटू नहीं होते, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर ही है वो। ठीक है, उस तरह की चीजों को खत्म करना। और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। प्लीज इंपॉर्टेंट है ये। रीजन क्या है? क्योंकि एग्जाम में ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि चाइल्ड लेबर है तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर वाली कोई मिनिस्ट्री होगी। नहीं, MOMLE है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। प्लीज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द एबल प्राइज एंड हु इज लुइस कैफ्रेली दिस ईयर विनर? ये एबल प्राइज एक साइंटिफिक प्राइज है जो कि हर साल दिया जाता है मैथमेटिक्स की फील्ड में। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है। और जो एबल प्राइज है किसके ऑनर में दिया जाता है? नॉर्वेजियन मैथमेटिक्स नील्स हेनरिक एबल। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इन 2002 में। ओके, तो ये आप लोग जो फर्स्ट एबल प्राइज 2003 में दिया गया था फ्रेंच मैथमेटिशियन जीन पियर सीरे को। ओके, आप सिर्फ इनका नाम याद रखिए, इस साल इनको मिला है। ठीक है? चलो आगे बढ़े। वाई बेंगलुरु एज सिविक बॉडी डंप्ड मड ऑन कोसा केरे केरेहल्ली लेक। ओके, सिर्फ आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो लेक है ना, ये आप लोगों के कहाँ पे? बेंगलोर में और कर्नाटका में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर लेक जो है न्यूज में थी, किससे रिलेटेड है, मतलब कि कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, केरला में है, कहाँ पे है ये? तो कर्नाटका में है, बेंगलुरु में। चलो आगे बढ़े। एशिया का जो लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है उसको इनोग्रेट किया गया है उत्तराखंड। दैट्स ऑल। एक ज्वाइंट वायु प्रहार एक्सरसाइज की गई है ईस्टर्न सेक्टर में आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा। ये कुछ वन लाइनर है, इनको देख लेते हैं कि इनमें से who among the following has been appointed as a secretary general of Asia Pacific Postal Union? सेक्रेटरी जनरल कौन बनाया गया है? विनय प्रकाश सिंह। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो फेस्टिवल है, पर्पल फेस्टिवल है, जो कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, ये गोवा में मनाया गया है। ठीक है, सीरियम ने एक लिस्ट इशू की थी जहाँ पे वो टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट जो है उसकी लिस्ट इशू की थी, जहाँ पे जो बेंगलुरु का केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल पोर्ट है उसको सेकेंड रैंक मिली है। प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा जो एडिशन है वो मनाया जाता है इंदौर में? ये थोड़ा वो है, मतलब कि पुराने वाला करंट अफेयर लेकिन इंपॉर्टेंट वाला है। 17th एडिशन था। कौन सी गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे और वो ऑर्गेनाइज कराए थे, मतलब कास्ट सर्वे हुए बिहार में? ए मिलिट्री टैटू एंड ए ट्राइबल डांस फेस्टिवल आदि शौर्य पर्व पराक्रम का, ये कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया था? ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था।
जो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो है केविन मैकेथी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया था जयपुर में। ये प्रोजेक्ट कौन इम्प्लीमेंट करा है? SJVN लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है। स्क्वाड्रन जो लीडर है अब अवनी चतुर्वेदी, जो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स में, इज शेड्यूल्ड टू पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन। ये जो एक्सरसाइज है किस किस कंट्रीज के बीच में है? ये इंडिया जापान के बीच में। वो अमंग जो अवार्ड है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन द रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ मतलब लीगल प्रोफेशन में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसको मिला है? ये मिला है DY चंद्रचूड़, हमारे जो कौन है? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट है वो जो कोल गैसिफिकेशन प्लांट है, जो कि सेट टू स्टार्ट यूरिया प्रोडक्शन इन 2024। ये कहाँ पे है? ये आपको उड़ीसा में डिप्लॉय किया गया है। बाग में सारा नहीं पढ़ रहा, एक बार आप पढ़ो, अपने आप भी देख लेना। विच स्टेट, कौन से स्टेट ने डिक्लेयर, विच स्टेट हैज डिक्लेयर एज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुली डिजिटल इन बैंकिंग सर्विसेज? केरला। इनमें से कौन सा जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है? सुरेंद्र चावला। कौन सी स्टेट में, भारत के कौन से स्टेट में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था? गुजरात में। Which company has launched low smoke superior kerosene oil to the for Indian Army in Jammu? या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने 120 फीट टॉल एक स्टैचू पोलो प्लेयर का कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज अनवेल्ड किया है? मणिपुर में। ये एक चेरा फेस्टिवल है दुधाहारी मठ में, कौन से स्टेट में? ये छत्तीसगढ़ में। सानिया मिर्जा ने अनाउंसमेंट रिटायर्ड लिया है, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थी? टेनिस से। ठीक है। Which university has won overall championship at 36th Inter University South Zone Youth Festival? University of Kerala, not important। ये बुक है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, रंजन गोगोई ने लिखी है ये। ठीक है। इनमें से किनको फर्स्ट पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड मिला है? आधार पूनावाला। वर्ल्ड हिंदी डे, जो विश्व हिंदी दिवस है, उसको कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। इंपॉर्टेंट है ये इस साल के लिए। ठीक है। और जो हमारी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है 2023 की, इसकी थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, इसकी जो PDF है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।